आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं पवन काकोड़िया MCI बैतूल के इस खूबसूरत सी मंच से आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज फिर पुनः आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस की क्लास को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए तो अब हम सब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बिना समय व्यतीत किए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है आज की क्लास में पहला क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन में कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक्स किरण, एक्सरे, सेकंड ऑप्शन है गामा किरण और थर्ड ऑप्शन है माइक्रो तरंग, सूक्ष्म तरंगे जिसको कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है रेडियो तरंग। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाने से पहले जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है। EMW के नाम से जो है इसको जाना जाता है शॉर्ट में, और इसको जो है हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या एक टोटल होती है अपने पास में 7। कुछ इस तरह से सबसे पहले गामा किरण आती है, गामा किरण। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास में आती है एक्सरे, एक्स किरण के नाम से जानी जाती है। तीसरे नंबर पे आती है अपने पास में यूवी रेस। चौथे नंबर पे आती है अपने पास में विजिबल रे या दृश्य प्रकाश। पांचवें नंबर पे आती है अपने पास में अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन। छठे नंबर पे आती है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स। और सातवें नंबर पे आते हैं अपने पास में रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगे। तो सवाल कहा गया है सवाल में कि भाई निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होती है वह होती है गामा किरण की, उससे ज़्यादा होती है एक्सरे की, उससे ज़्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेस की, उससे ज़्यादा होती है विजिबल रेस या दृश्य प्रकाश की, उसके बाद होती है अवरक्त तरंग इंफ्रारेड की, उसके बाद में तरंगदैर्घ्य होती है माइक्रोवेव्स की, और सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वह होती है रेडियो वेव्स की, वह होती है रेडियो वेव्स की। तो सवाल के अनुसार जो है हमारा आंसर हो जाएगा चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां, मतलब रेडियो तरंग। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रेडियो तरंगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है कहा गया है प्रकाश किरणों के अपने मूल पथ से विचलन की घटना जब वे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वो क्या कहा जाता है। द फिनोमिनॉन ऑफ लाइट रेज डेविएटिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऑप्शन नंबर पहला है परावर्तन रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा है रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ऑप्शन नंबर तीसरा है इंटरफेरेंस व्यतिकरण, और ऑप्शन नंबर चौथा जो है वह है डिफ्रैक्शन। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब ये मूल पथ से विचलन हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन जो है कहा जाता है। अच्छा, समझते हैं थोड़ा सा अपवर्तन क्या होता है। तो जब भी प्रकाश किसी माध्यम से चलकर वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करने जा रही होती है, मतलब मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में इंटर कर रही होती है, और ये जो दोनों के दोनों जो मीडियम होते हैं यह डिफरेंट मीडियम होते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ से जिस रास्ते पर जाना चाहिए था उस रास्ते पर ना जाकर वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को जो है कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने व पढ़ने व सॉल्व करने से पहले जो है मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट सी जानकारी दे दूं, और इम्पॉर्टेंट सी जानकारी यह है
कि हमारे MCI बैतूल में जो है आगामी 15 मार्च से क्रैश कोर्स के माध्यम से जो है नीट व PNST की तैयारी करवाई जाएगी व उस बैच का जो है आगाज किया जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहाँ हमारे आगामी 15 मार्च से स्टार्ट की जाने वाली जो बैच है उसमें एनरोल हो सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो दिए जा रहे नंबर है उनमें कांटेक्ट करके जो है अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक, चलो तो इस तरह से जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाश सूक्ष्म तत्वों से, अच्छा यहाँ पर बेटर होगा यह वर्ड लिखना, तत्वों के प्लेस में हम लिख सकते हैं कण, कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी टीनी एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स के प्लेस में यहाँ पर लिखना होगा हमें एक बेटर वर्ड, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है भाई? प्रोटॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, या फिर अल्फा कण कहा जाता है। प्रोटॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, फोटॉन्स कहा जाता है, या फिर अल्फा पार्टिकल। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये जो फोटोन है, एक्चुअली ये जो फोटोन है, फोटोन किसे कहा जाता है? तो फोटोन जो है लाइट को ही कहा जाता है। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नामक जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, तो इस टॉपिक के अंदर जो है, इस चैप्टर के अंदर जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो लाइट को जो है वहाँ पर कहा जाता है फोटोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का वह होगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की और। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में कहा गया है सवाल नंबर 4, इसमें हमसे कहा गया है निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए गलत कथन चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है ये अनुप्रस्थ होती है, यह अनुप्रस्थ होती है, सभी माध्यम में समान चाल से गमन करती है, दे आर ट्रांसवर्स। बी ऑप्शन है ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम। सी ऑप्शन है ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग से गति करती है, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। अच्छा, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म या गुणों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं वहाँ पर कि भाई जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जितने भी हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, वह नेचर में कैसी होती है? तो वह अनुप्रस्थ होती है। नेचर में जो है वह कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स होती है। और इन्हीं प्रॉपर्टी में हम यह प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं कि भाई यहाँ जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वह एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। यह प्रॉपर्टी भी हम इसके लिए पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो है यह प्रॉपर्टी भी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत कि भाई यहाँ जो है वैक्यूम में किस स्पीड से चलते हैं? तो यहाँ जो है वैक्यूम में सेम स्पीड से चलते हैं, मतलब समान चाल या समान वेग से जो है यह ट्रेवल करते हैं, यह चलते हैं। बट यहाँ पर जो सवाल के अनुसार जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा जो विकल्प हुआ ऑप्शन के अनुसार जो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सभी माध्यम में समान चाल से गमन करती है। यहाँ नहीं होता है। जैसे जैसे प्रकाश अपना माध्यम को बदलता है, वैसे वैसे जो है इसकी जो वेग होती है लाइट की, वह क्या हो जाती है? वह चेंज हो जाती है। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर अच्छा, चलिए इस सवाल में कहा गया है हमसे, इस सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? ऑप्शन नंबर पहला इंफ्रारेड वेव्स, मतलब अवरक्त तरंगे। ऑप्शन नंबर बी गामा किरण, गामा रेस। ऑप्शन नंबर थर्ड एक्स किरण, एक्स रेस। ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया गया है दृश्य प्रकाश। किसकी तरंगदैर्घ्य जो है कम होती है? तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा हमारे पास में, यदि ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में यदि हमारे पास में गामा रेस है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रेस, गामा रेस। ठीक, चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, गामा रेज। चलिए अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है भाई, तो स्पेक्ट्रम में जो नाम नहीं आता वही हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। ठीक है, रेडियो तरंग आती है, रेडियो वेव भी आती है ना, स्पेक्ट्रम में गामा रेज भी आती, गामा किरण भी आती है, माइक्रोवेव्स भी आती है, साउंड वेव नहीं आती। मतलब इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चल ठीक है, इजी सवाल सा। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला जो सवाल है, इस सवाल में कहा गया है हमसे द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना होता है, लेकिन फिर भी जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है इसकी खोज या उपस्थिति के बारे में सबसे पहले जो है उपस्थिति के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो सबसे पहले जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मैक्सवेल। कौन थे? मैक्सवेल, याद रखिएगा। अच्छा, और दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना होगा, इससे संबंधित दूसरा फैक्ट जो है यह याद रख सकते हैं हम कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनकी उपस्थिति के बारे में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, बट एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव करके बताने वाले, मतलब साबित करके कि भाई हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं, इसको प्रयोगात्मक रूप से प्रूव करके बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्ट्ज। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक है, तो इसका जो श्रेय है या फिर क्रेडिट जो है वो दिया जाता है किसको, तो ऑप्शन लगा सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, मैक्सवेल को। इसका करेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं मैक्सवेल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर, चलिए अगला सवाल कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होते हैं भाई? परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर क्या समांतर होते हैं, एक दूसरे से न्यून कोण पर झुके होते हैं, एक दूसरे से अधिक कोण पर झुके हुए होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर या फिर पैरेलल टू ईच अदर या फिर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एक्यूट एंगल या इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो इंक्लाइन होते हैं ये परस्पर लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे भाई? देखिएगा, यदि हम देखते हैं तो मान लिया जाए यदि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये है किसी भी वेव की, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरह से जो है वाई एक्सिस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, और जेड एक्स में या जेड एक्सिस में जो है जेड अक्ष में जो है मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, ये दोनों के ऑसिलेशंस जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट या पॉइंट याद रख सकते हैं हम, इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और वेव प्रोपेगेशन या डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन भी जो होती है, तरंग संचरण की जो दिशा होती है वहाँ भी क्या होती है, तो लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है विद्युत क्षेत्र का कंपन, तरंग संचरण की दिशा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र का कंपन, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ सवाल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक, चलिए कहा गया है नेक्स्ट सवाल में निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। किस इक्वेशन के माध्यम से जो है हम देते हैं भाई विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग?
का जो इक्वेशन होता है, क्या c इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता? नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। यदि हम बात करें वेलोसिटी जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की, वह कितनी होती है? तो वह होती है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। और यदि अदर मीडियम के लिए, अन्य माध्यम के लिए यदि हम इक्वेशन दें, यदि हम समीकरण दें विद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो वह होता है c इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सवाल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। हमसे कहा गया है नेक्स्ट सवाल में हमसे कहा गया है 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। द यूनिट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज, क्या होगा भाई? इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम नहीं होगा, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, फेरेट ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है वेलोसिटी, ये है चाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल में हमसे कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है भाई? द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, नॉन ऑफ दिस। क्या होती है भाई? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है, वह अनुदैर्घ्य होती है। नहीं भाई, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। अच्छा, सवाल ही जो है खत्म हो चुके हैं। चलिए, तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो भी हमने सवाल किया है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चंस प्रैक्टिस की क्लास को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।